हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। जी हाँ, पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। और आज हम देखेंगे नाज़ी के टाइम पे जो है युवाओं की स्थिति। हमने हिटलर के बारे में देख लिया है, नाज़ीवाद को भी हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और आज हम देखेंगे उस समय युवाओं की स्थिति को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात हम करेंगे नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। ठीक है, देखिए युवाओं में ना हिटलर की दिलचस्पी जुनून के हद तक पहुंच चुकी थी। अब भाई जो है युवाओं से ही तो हिटलर को जो है अपने नाज़ीवाद जो उसका विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है ना। तो उसका ये मानना था ना कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। भाई अगर भविष्य में नाज़ी विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को तैयार तो करना ही पड़ेगा और उसकी यही विचारधारा थी। और इसके लिए ना उसने स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण जो है आवश्यक था। ठीक है, इसके लिए तो देखिए यहाँ पे स्कूल देखिए क्या था, यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा चित्र। तो यहाँ पे जो है यहूदी विरोधी, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये जो हिटलर था ये अन्य धर्म यानी कि नाज़ियों से जो है अलग धर्म जो है इनको अवांछित मानता था। ठीक है, और यहूदियों का तो ये कट्टर विरोध था। ठीक है, नाज़ीवाद के दौरान स्कूल में जो है ना, तो स्कूल में क्या हो रहा था, तमाम स्कूल में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई जा रही थी। सफाई और शुद्धिकरण मीन्स कि स्कूल में यहूदी वगैरह जो थे ना उनको हटाया जा रहा था। ठीक है, राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब बच्चों को भी अलग अलग बैठाया जाता था। अब देखिए, जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। और बाद में अवांछित बच्चों यानी कि यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, और तो और छोड़िए, 40 के दशक में तो उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। ठीक है, मार डाला गया, ये चीज़ हुआ उनके साथ। तो ठीक है, अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ठीक है, बच्चों को नाज़ी की शिक्षा दी जाती थी और यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए तरीके से जो है लिखा गया। ठीक है, नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और छोड़िए, गणित की कक्षाओं में भी जो है यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, बच्चों को सिखाया गया कि वे जो है वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें, हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की जो है भावना पैदा की जाती थी। और हिटलर का मानना ये था ना कि मुक्केबाजी का जो ये प्रशिक्षण होता है वो बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो देखिए, एक तरीके से हिटलर जो चाहता था ना वो अपनी नाज़ी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता था और जो है अपनी एक बहुत बड़ी सेना तैयार करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहा था। ठीक है, ताकि उसकी विचारधारा को जो है वो आगे बढ़ती रहे और ये जो नाज़ी विचारधारा है ये कभी ना ख़त्म हो, दिन ब दिन और मजबूत होती जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए, जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। क्या किया गया कि जो ये जर्मन बच्चे और युवा थे ना, इनको जो है राष्ट्रीय समाज की भावना के लिए जागृत करने या फिर उनके लिए आत्मसात करने के लिए जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोंक में दाखिल करा दिया गया। अब बात करते हैं युंग फोंक क्या है। तो ये देखिए, युंग फोंग जो है ना वो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन है। ध्यान रखेंगे युंग फोंग क्या है, देख लिया आपने। ठीक है, तो 14 साल की जो है उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन यानी कि हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। और इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों या फिर अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सिखाते थे। ये जो इनकी जो नाज़ी फॉलो कर रहे थे और यही जो है ये युवा संगठन सिखाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, गहन विचारधारा और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद ना लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे।
इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता भी लेनी पड़ती थी। अब देखिए ये बॉक्स की चीज़ें भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को ना नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की ये शपथ लेनी पड़ती थी, यानी कि ये ट्रेनिंग इन्हें लेना ही लेना होता था। तो हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ। देखिए शपथ क्या लेनी होती थी, ठीक है। मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा, मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक यानी कि एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने के इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे, ठीक है। ये था इनका शपथ लेना। अब देखिए जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, क्या कहा था ये भी देख लीजिए। हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है और जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ यानी कि संगठन, ठीक है, और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक यह जो है उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये है वांछित बच्चे यानी कि जर्मन बच्चे जिनकी संख्या जो है हिटलर बढ़ाना चाहता था, और ये है कब्जे वाले यूरोप से जो है अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी माँ के साथ। नाज़ी यूथ लीग का गठन ना 1922 में हुआ था, ठीक है। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया, नया नाम। 1933 तक आते आते ना इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। अब देखिए मातृत्व की नाज़ी सोच क्या है, ठीक है। नाज़ी जो है जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार बताया जाता था कि औरतें जो है बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं और उन्हें ये भी समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। और इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। यानी कि इनकी विचारधाराएं जो थी वो रूढ़िवादी विचारधारा थी, ठीक है, जो परंपरा पहले से उत्तर वैदिक काल से चली आ रही है कि लड़कियों को जो है घर के काम संभालने चाहिए और लड़कों को बाहर के काम संभालना चाहिए। वही विचारधारा इन नाज़ियों की भी थी, ठीक है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने, बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व औरतों को ही सौंपा गया था और आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। तो 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे, ठीक है। अब ये वांछित और अवांछित बच्चों को क्या हुआ, अब देखें। जो जर्मन की औरतें थी, ठीक है, नस्ली तौर पे यानी कि जो श्वेत बच्चे पैदा करते थे, ठीक है, श्वेत बच्चे पैदा करते थे और वो जो है नस्ल के तौर दिखते थे, नस्ल के टाइप के बतौर, तो उन्हें जो है वांछित बच्चों को जन्म देने के लिए इनाम मिलता था। लेकिन अगर वही बच्चे अश्वेत या फिर विकलांग पैदा हुए तो क्या होता था, उन्हें दंड दिया जाता था। और ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी जो वांछित बच्चे पैदा करती थी, है ना। दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतज़ाम किया था जिस तरह के तमगे जो है सिपाहियों के दिए जाते थे। तमगा मीन्स यानी कि अवार्ड, ठीक है, तमगा। तो 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। यानी कि जनसंख्या को बढ़ावा देना, ताकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी नाज़ी विचारधारा उतनी ही ज़्यादा बढ़े। ये चीज़ थी सोच हिटलर की, है ना।
तो निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। और बहुत सारी औरतों को ना तो गंजा करके मुंह पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर, तख्ती यानी कि एक जो है तख्ती में लिख दिया जाता था, ठीक है, घुमाया जाता था। और उनके गले में लटकी तख्ती पर क्या लिखा जाता था ये भी सुन लीजिए, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, ठीक है, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। और यह आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई, बल्कि उनसे जो है तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। ये सलूक हुआ औरतों के साथ भी। अब आइए बात कर लेते हैं प्रचार की कला। प्रचार की कला क्या थी ये भी देख लेते हैं। देखिए, नाज़ी शासन ने ना भाषा और मीडिया की जो है बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। कैसे किया ये भी हम देखेंगे, और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाया। देखिए क्या किया ना उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए, यानी कि जो है निर्माण किए ना, वे न केवल भ्रामक थे बल्कि दिल दहला देने वाले थे। क्या दहलाने देने वाले थे? दिल दहला देने वाले थे, ठीक है। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में, यानी कि हड़पे गए दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या इस्तेमाल किया ये भी देख लेते हैं। देखिए, सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या किया, हत्या नहीं नाम दिया, मौत नहीं नाम दिया, क्या नाम दिया, अंतिम समाधान। किसके संदर्भ में? यहूदियों के संदर्भ में। यूथेनेसिया विकलांगों के संदर्भ में, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों में व्यक्त किया गया था। और इवैक्यूएशन यानी कि खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। देखिए ऐसे टर्म का प्रयोग किया गया था। तो ठीक है, क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। और गैस चैम्बर स्नानाघर जैसे दिखाई देते थे और उसमें जो है नकली फव्वारे भी लगे होते थे। तो देखिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है अंतिम समाधान किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो यहूदियों के संदर्भ में, यूथेनेसिया विकलांगों के लिए, चयन और संक्रमण मुक्ति इन सब का जो है कहा जाता था, ठीक है। और संक्रमण मुक्ति क्षेत्र का मतलब ये होता है ना कि इन्फेक्शन, ध्यान रखेंगे, इन्फेक्शन मुक्ति क्षेत्र, यानी कि ये जो यहूदी या फिर जो ये अवांछित जो जाति थी, जिप्सी वगैरह हो गई है ना, तो इनको जो है मुक्ति कराना, इन्हें जो है इन्फेक्शियस माना जाता था, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा बॉक्स की चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 का हिटलर का बयान। देखिए क्या बयान है, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उनके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग है। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरीके से औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध, ठीक है। और क्या है ये देखिए, न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था, ये भी देख लें, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। और इसीलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। तो देखिए शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया जो है, मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और जो है इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जा रहा था, ठीक है। झूठ पे सही तो हिटलर कैसे बना, तानाशाह कैसे बना, अपने जो है भाषणों से ना चूतिया बनाया लोगों को,
ठीक है। और सॉरी मैंने गलत टर्म यूज़ कर दिया, लेकिन यही ना किया है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती हैं, ठीक है। उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था, ठीक है। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट करके कहकर जो है बदनाम किया जाता था। यानी कि पूरा दारोमदार जो है वो हिटलर अपने नाज़ीवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने पर था, ठीक है। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर, अब भाई वो यहूदियों से नफरत करता था तो फिल्में भी उसी प्रकार की बनाई जाएं जिसमें जो है यहूदियों के प्रति नफरत दिखाया जाए, ठीक है। बात कर लेते हैं द एटर्नल ज्यू, यानी कि अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी, ठीक है। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरीके से जो है छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और जो है काफ्तान चोगा यानी कि चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में ना जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मन के जो है बीच कोई फ़र्क करना असंभव था। क्यों? क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे के से काफ़ी घुले मिले थे, ठीक है। उन्हें केचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। देखिए कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था यहूदियों के। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाली छछुंदरी आपको पता होगा कि चूहे जैसे ही दिखती है, ठीक है, छछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने जो है लोगों को दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया और इसी अभियान से नाज़ीवाद का जो है सामाजिक आधार पैदा हुआ। तो देखिए नाज़ियों ने ना आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे, ये क्या है? ये है यहूदियों पर हमला करते एक नाज़ी की पोस्टर। तो ये पोस्टर भी देख लेते हैं। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है और दूसरा खतरा है बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं और ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजनों को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे ये नाज़ी के पर्चे हैं, जो पर्चे बांटे जा रहे थे। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को, ठीक है। ये तिथियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे तिथि ही उठा के दे देता है, तो इसलिए तिथियां भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मेरे साथ ही याद कर लो। पहला है 1 अगस्त 1914। इस समय क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1 अगस्त 1914 से शुरू हुआ। दूसरी चीज़ 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, यानी कि जर्मनी की हार हुई और युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। 28 जून 1919 को क्या हुआ? वर्साई की संधि। ये सब हम देख चुके हैं डिटेल में, ठीक है। और आप जो है सारा जो है पार्ट देखिए वीडियो का, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग और कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ? हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर बनता है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 सितंबर 1939 तब क्या हुआ? जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। और जर्मनी पोलैंड में क्यों घुसी? पोलैंड को हथियाने के लिए, अपने राज्य में मिलाने के लिए, ठीक है। 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं, जो कि हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू, यानी कि यहूदियों को बुरी तरीके से मारा जाने लग गया, कत्ल किया जाने लग गया। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑस्विट्स को मुक्त कराती हैं और 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। अब हम ये देख लेते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध।
देखिए, नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। जब एडोल्फ हिटलर उस समय जनसंहार कर रहा था, लोगों को मार रहा था, तो आम लोगों की प्रतिक्रियाएं आना तो स्वाभाविक है। तो क्या प्रतिक्रियाएं आ रही थी, ये भी जानने की इच्छुक होंगे आप, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नाज़ी शब्द डंबर से ना और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे। अब भाई दिन भर नाज़ी 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 विचारधारा, ये करेगी वो करेगी, तो क्या होगा, दुनिया जो है नाज़ी नज़रों से देखने लग जाएगी और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लग गए। ठीक है, किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर ना उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत, यानी कि इतना, मैं बता रही हूँ ना कि जो एडोल्फ हिटलर था ना, इतना भयंकर भाषण देता था ना कि वो अपने अपने जहन में आग लग जाती थी कि हाँ बस बस यही एडोल्फ हिटलर ही सही कह रहा है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। तो उनके मन में भी यही चीज़ें बस गई। जब वो यहूदियों से मिलते थे ना, तो वे अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास उन्हें होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था ना, उसके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। और उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। यानी कि सरकार के साथ पूरी जनता भी अंधी हो चुकी थी, सही और गलत में फ़र्क समझना भूल चुकी थी, है ना। और यही व्यवस्था जो है सबका कल्याण करेगी, ऐसा सोचते थे वे लोग। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी का हर व्यक्ति का सोच तो एक जैसा होगा नहीं, तो यही चीज़ थी। लेकिन जर्मनी जो है, जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक था, यानी कि ना उसके बारे में कुछ बोलता था, मूक दर्शक था, बस देखता था, है ना, उदासीन साक्षी बना हुआ था। यानी कि वे जानते तो सब थे, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलना चाहता था। ठीक है, लोग कोई विरोधी कदम उठाने और अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते हैं। अब भाई देखिए क्या है कि अगर वो उसका विरोध जताएंगे तो मार दिए जाएंगे, तो वे लोग सोचते थे कि क्यों ना हम चुप रहें, हम अपना जीवन यापन करें, है ना। कुछ लोगों के ऐसे विचार थे। ठीक है, क्रांतिकारी विचारधाराएं नहीं थी उनकी। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय ना आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। तो बात करेंगे पादरी नीम्योलर की। तो पादरी नीम्योलर ने ना नाज़ियों का लगातार विरोध किया। एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि नाज़ियों का लगातार विरोध करने वाले पादरी कौन थे, नीम्योलर थे। कौन थे, नीम्योलर। उन्होंने पाया ना कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरीके के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, ठीक है, असहनीय जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। लेकिन जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि हमारी जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है और हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन क्या थी, जनता खामोश थी। और गेस्टापो के दहशतनाक कार्यशैली और जो है कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए एक खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से कहा है। क्या लिखा है ये भी देखते हैं। देखिए, पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियनों वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। ये पूरा कहने का सार क्या है कि वे जो जर्मन लोग थे ना, वे सोचते थे ये कम्युनिस्ट को ढूंढ रहे हैं। भाई हम तो कम्युनिस्ट हैं नहीं, हम तो सोशल डेमोक्रेट्स हैं नहीं, हम ट्रेड यूनियन वाले भी नहीं हैं, ठीक है, हम यहूदी भी नहीं हैं, तो हम क्यों विरोध करें। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि जब ये सब खत्म हो जाएंगे और जब मेरे ऊपर आएंगे ये लोग, तो फिर तो कोई बचा नहीं रहेगा, हमारे साथ कोई खड़ा होने के लायक रहेगा नहीं, है ना। वे ये चीज़ सोच समझने की शक्ति वे खो चुके थे, जनता। अब देखिए ये बॉक्स की चीज देख लेते हैं। क्या नाज़ियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? क्या कहना है लॉरेंस रीस का, ये देखते हैं। उनका ये मानना था ना कि ये जो है ये मानना गलत होगा। कैसे? लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नाज़ीज
अब बर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की और इसी सिलसिले में उन्होंने एरना क्रॉस से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी, ठीक है, और अब दादी बन चुकी थी। एरना रीस ने क्या कहा ये भी देखते हैं। देखिए, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था। ध्यान रखेंगे कौन सा दौर? उस समय अर्थव्यवस्था भ्रष्ट चल रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, ठीक है, चीज़ें बहुत महंगी हो जा रही थी, आजीविका के साधन जुटाना मुश्किल हो रहा था। तो वो जो है वो उम्मीदों का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। तो देखिए, नाज़ी जो है जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, ये बिल्कुल ही अलग कहानी है। शॉर्लट बैराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छुपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को ना पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली ये किताब का नाम है, ध्यान रखेंगे, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। क्या नाम है? थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। तो शॉर्लटे जो है ना इस किताब में बताएं कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे, ठीक है। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल और आंखें काली, यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने वाली लगने लग गई थी। इतना ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जाने लग गया था ना कि वो जो है उनके अंदर बिल्कुल रूढ़िवादिता ही समा गई थी कि वो जो है सपने देखने का हक उन्हें नहीं है, उनकी नाक आगे से मुड़ी हुई है। स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, नाज़ी प्रेस में जो है यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीर छपती थी ना, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थीं और ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। और बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिए थे। अब भाई, जब सुना जाएगा कि हमें गैस चैम्बर भेजा जाने वाला, हम तो मर तो जाएंगे ही, तो क्या होगा? हार्ट अटैक तो आएगा ही आएगा, है ना। सोचने समझने की शक्ति गुम हो जाती है, ठीक है, जब इतना अत्याचार किया जाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं महाध्वंस यानी कि होलोकास्ट के बारे में जानकारियाँ, ये भी देख लेते हैं। देखिए, नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी ना नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। लेकिन वहाँ जो है कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो जो है दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया होगा। देखिए, क्या है ना कि जर्मनी समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी ही था, ठीक है, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली है। और जो है इन्हीं कत्लेआम को कहा जाता है महाध्वंस। देखिए, जब दमन चक्र यानी कि लोगों को मारने की प्रक्रिया अपने शिखर पर थी ना, तो उन्हीं दिनों तक जो है एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। यानी कि सोचिए, इसकी इतनी छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। नाज़ीवाद उस समय, ठीक है, यहूदी को मारा जा रहा था, यहूदी विचारधाराओं को मारा जा रहा था, यहूदी लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा था। तो वो क्या कह रहा था, जब जर्मनी हारे ना तो क्या हो, उसके बाद वो कम से कम आधा घंटा तो स्वतंत्रता फील करे, ठीक है। तो वो आधा घंटा और जीना चाहता था और शायद वह दुनिया को ये बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जो है जर्मनी में क्या क्या हो रहा था, ठीक है, कितना अत्याचार हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की अदम्य चाह घेंटों और कैंपों की जो है जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर तरीकों पर जो है वो देखी जा सकती है। देखिए, उनमें से बहुतों ने ना डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखें। अच्छा, आज हमें जानकारी कैसे मिल रही है? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो जानकारी मिल रही है ना। कुछ दस्तावेज संग्रह किए, कुछ नोटबुकों के माध्यम से, कुछ डायरियों के माध्यम से, है ना। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा ना कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। ये भी दुस्साहस किया था उन लोगों ने, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
ताकि नाज़ीवाद की विचारधाराओं को कोई जो है बाहर बता ना सके। दुनिया के बहुत सारे हिस्से में ना स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारक, संग्रहालय में इस महाध्वंस का इतिहास लिखा गया और स्मृति जो है आज भी जिंदा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है, ठीक है, जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। अब ये देखिए, मैं तो उन लोगों को सल्यूट मारूंगी कि जो हिटलर के शासनकाल में प्रतिरोध का साहस दिखा रहे थे, ठीक है, क्योंकि हिटलर जैसा तानाशाह ना आज तक कभी हुआ है और मैं नहीं सोच पाऊंगी कि कभी आगे आने वाले युग में होगा। बहुत ज़्यादा मतलब आक्रामक नेता, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुस्साहस करने वाला, जनसंहार करने वाला, मतलब सब कुछ कह लीजिए, ठीक है, सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। और उससे उस जो है ना लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं। यादगार ही तो हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों याद कर रहे हैं हिटलर को? उसके अच्छे कामों की वजह से तो याद कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये एक शर्मनाक यादगार है। जिन्होंने ये जुल्म ढाए उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं, जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। ये आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, यह डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छुपे जर्मनी से निकाल लिया था और इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से ये एक है, नौका है, ठीक है। चित्र देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये क्या है? ये है वारसा घेटों के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के 3 टीनों में रख लिया। अब देखिए, दस्तावेज छुपाने के लिए क्या यूज़ किया गया? दूध के टीन, ठीक है, दूध जिसमें रखा जाता था। और जब यह जो है तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरी के तहखाने में दबा दिया और ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगा। अब देखिए, महात्मा गांधी ने भी हिटलर को पत्र लिखा था। पत्र में क्या लिखा है ये भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा मध्य प्रांत भारत, 23 जुलाई 1939 की बात है। ये देख लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता के खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं ये मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए, इसके बाद हिटलर का भी रिप्लाई आया। गांधी जी को पत्र लिखा हिटलर ने, क्या कहा ये भी देखिए। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर दिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों का गठजोड़ मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यह तरीका तो बिना मारे, चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की जो है लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा, आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। यानी कि गांधी जी की नीति को ये नीचा कह रहा है, ठीक है। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्व नियोजित क्यों न किया गया हो। अंत में मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी।
सॉरी, मैंने ये बोल दिया कि हिटलर ने लेटर लिखा है, ये लेटर लिखा है गांधी जी ने, ठीक है। ये जो है करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। अब आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि क्या क्या समस्याएं आ रही थी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद क्या हुआ, सम्राट केजर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमर में मिले और नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य एक प्रसिद्ध गणराज्य बना, ठीक है। वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले लोग ना, जैसे समाजवादी हो गए, कैथोलिक हो गए, डेमोक्रेटिक हो गए, ठीक है, ये इसकी जो है कमज़ोर स्थिति के कारण कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल आसान निशाना बन गए। ये थी इनकी समस्या। दूसरी समस्या क्या थी, जर्मनी ने युद्ध में बड़े स्तर पर ऋण लेकर लड़ा था, ठीक है, ऋण में डूब चुका था वो, उसे युद्ध का जो है हर्जाना सोने के रूप में देना पड़ा। जर्जर सोने के भंडारों, संसाधनों की कमी और लाचार आर्थिक हालत के चलते वाइमर गणराज्य हर्जाना दे पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। तीसरी समस्या क्या थी, जर्मनी के चारों ओर तबाही की स्थिति थी, भुखमरी, निराशा व्याप्त थी, देश बहुत ज़्यादा महंगाई के दौर से गुजर रहा था, है ना। गणराज्य लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। अगला क्वेश्चन है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लग गई। सबसे इसका पहला रीजन है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद ना जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े और इस संधि में जर्मनी के लिए इतनी कठोर और अपमानजनक थी ना ये संधि, जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे और अंत में इसने जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद को जन्म दिया और जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा जो है पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखने लग गए। दूसरा रीज़न है आर्थिक संकट। अब 1929 से लेके ना 1933 के बीच वैश्विक आर्थिक संकट चल रहा था, जिसका प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, ठीक है। मुद्रास्फीति भी जो है बढ़ रही थी, है ना। और इस समय के दौरान नाजीवादी जन आंदोलन बन गया और नाजी प्रोपेगेंडा ने बेहतर भविष्य की आशा जो है वो जगाई। अगली लोकप्रियता मिलने का कारण क्या है, राजनीतिक उथल पुथल, है ना। चौथी बात यह है वाइमर गणराज्य की विफल हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है। अगला है जर्मनों को जो है लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं था, ठीक है। और अगला है हिटलर का व्यक्तित्व, एक बहुत ज़बरदस्त वक्ता था वो, योग्य संगठक था, ठीक है, और उपाय कुशल काम करने वाला था, ठीक है। आगे बात करेंगे नाज़ी सोच के खास पहलू कौन थे। सबसे पहला पहलू ये था कि नाजियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि है, सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए, लोग देश के लिए है ना कि देश जो है वो लोगों के लिए है। दूसरी चीज़ ये, नाजी सोच सभी प्रकार के संसदीय शासन जो है संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता यानी कि एडोल्फ हिटलर के शासन में विश्वास रखती थी। तीसरी चीज़, यह सभी प्रकार के दल निर्माण व विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा के उन्मूलन की पक्षधर थी। इसने ना यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि जर्मनों के आर्थिक विपदा के लिए यही लोग जिम्मेदार थे, ठीक है। अगली बात यह है कि नाजी दल ना जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। तो ये सारे रीज़न है। अगला क्वेश्चन है, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा ये भी देख लेते हैं, देख चुके हैं। बात है 1933 की। 1933 में ना तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों पर कब्जा कर लिया और उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का भी गठन किया। उसने लोकतंत्र को ध्वंस कर दिया, ठीक है। अब देखिए, बात करेंगे कि उसने जो है यहूदियों के खिलाफ कैसे असरदार रहा। सबसे पहली बात यह है कि हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले ही स्थान बना लिया था जो उसे अपना मसीहा मानने लग गए थे। वे हिटलर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण ईसाइयों की यहूदियों के प्रति पारंपरिक घृणा का नाजियों ने पूरा लाभ उठाया। तीसरी चीज़,
नाजियों ने ना भाषा और मीडिया का बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग किया, ये हमने देखा है अभी, है ना, थोड़ी देर पहले। और क्या हुआ, नाजियों ने जो ना है प्रारंभ में उनके स्कूल में के दिनों से ही बच्चों के दिमाग में यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। अगली चीज़ ये कि उन्हें ना केचुआ, चूहा, कीड़ा कहकर संबोधित किया जाता था और उनकी चाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीव से की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें, फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फ़र्क है। तो देखिए, नाज़ी समाज में ना महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने पर क्या थी, पुरुष प्रधान थी। ठीक है, क्या कहा जाता था, पुरुष जो है आक्रमण करने, युद्ध लड़ने, ठीक है, बाहर का काम देखने के लिए है, और महिलाएं जो हैं घर संभालने के लिए है। तो नियमों का पालन करने वाली थी ये। हिटलर ने महिलाओं को जो है उनके जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा, किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं के लिए सच था जो शुद्ध और वांछित आर्य बच्चों को जन्म देती थी। ठीक है, और देखिए फ्रांस क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ महिलाएं ने आंदोलन का नेतृत्व किया, शिक्षा एवं समान मजदूरी के अधिकार के लिए लड़ाई की, उन्हें राजनीतिक क्लब बनाने की अनुमति थी, और फ्रांसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ों का अंतर था। अगला क्वेश्चन है, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। देखिए, 1933 में हिटलर बन गया तानाशाह। ठीक है, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया, है ना। और क्या हुआ, उसने जो है लोकतंत्र ध्वंस किया, उसने प्रशासन के आधार एक दल एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। ठीक है, जर्मनी एक पुलिसिया देश था, पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित किया गया, व्यवस्थित किया गया। ठीक है, सुरक्षा बलों को उसी प्रकार से तैयार किया गया, सुरक्षा बल, अपराध नियंत्रण पुलिस, इन सब की व्यवस्था की गई। मीडिया को भी जो है बहुत सतर्कता पूर्वक जो है यूज़ किया गया, है ना। सरकार ने भाषा और मीडिया का द्विअर्थी दक्षता, मतलब डबल मीनिंग दक्षता के साथ प्रयोग किया। ठीक है, मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। ठीक, तो ये था प्रोपेगेंडा। ठीक, अब चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 12th तक की एनसीईआरटी आपको सारे विषय की कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।